कह रहा है you have learned about human reproductive system and in function in chapter 2. Human reproduction के बारे में हम पढ़ के आ रहे हैं. Now let's discuss a closely related topic, reproductive health. What do we understand by this term? The term simply refers to the healthy reproductive organs with normal function. However, it has a broader perspective and includes the emotional and social aspects of reproduction also. According to the World Health Organization, reproductive health means a total well-being in all aspects of reproduction. मतलब फिजिकल भी, इमोशनल भी, बिहेवियरल भी और सोशल. जैसे हम बोलते हैं ना कि हेल्दी पर्सन कौन है, जिसको बीमारी नहीं है. नहीं, ऐसा नहीं है. हेल्दी पर्सन वो होता है जो दिमाग से, शरीर से, आत्मा से एकदम क्या हो, हेल्दी हो. उसी को हम क्या बोलते हैं, हेल्दी पर्सनैलिटी. बात समझ में आई? कोई फिजिकल हेल्थ उसकी बहुत अच्छी है लेकिन मेंटल इलनेस है तो हम उसको हेल्दी नहीं कहेंगे. बात समझ में आई? कह रहे देयरफॉर अ सोसाइटी विद पीपल हैविंग फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड नॉर्मल इमोशनल एंड बिहेवियर interaction among them is all sex related aspects might be called reproductively healthy. कह रहा why is it significant to maintain reproductive health and what are the methods taken up to achieve it? Let us examine them. तो ये जो पहला वाला पैराग्राफ है इससे केवल आपको याद क्या करनी है, डेफिनेशन याद करनी है जो WHO ने दी है किसकी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ. बात समझ में आ गई? आगे reproductive health problems and strategies. कह रहे इंडिया was amongst the first countries in the world to initiate action plans and program at a national level to attain total reproductive health as a social goal. कह रहे these programs called family planning were initiated in 1951. तो सबसे पहली बार फैमिली प्लानिंग कहाँ आई थी, इंडिया में आई थी. कौन से ईयर में आई थी, 1951. तो यहां से पॉइंट क्या मिला, इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू इनिशिएट फैमिली प्लानिंग कौन से ईयर में, यहाँ पे जितने भी ईयर दिए हैं और जितने भी डेटा दिए हैं वो सारे ईयर और डेटा बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. कहती बात समझ में आ गई? शफीक भैया नहीं, आगे कहाँ जाएंगे ये लोग. अब देखो इधर आगे, एंड वर पीरियोडिकली असेस्ड ओवर द पास्ट डिकेड्स. तो पहली बार इंडिया में फैमिली प्लानिंग आई थी कौन से ईयर में, 1951 में. Improved programs covering wider reproductive related areas are currently in operation under the popular name Reproductive and Child Health Care Programs. रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स अभी भी इंडिया में चल रहे हैं जो फैमिली प्लानिंग के अंतर्गत क्या कर रहा है, सारी चीजों पे नजर रखे हुए है. आगे creating awareness among people about various reproduction related aspects and providing facilities and support for building up a reproductively healthy society are the major tasks under these programs.
आगे कह रहे अभी भी चल रहा है फैमिली प्लानिंग, तो अभी भी हम दो, हमारे दो बच्चे, मीठी खीर, तीसरा आगे तो समझ ही गए होगे अगर किसी ने पंचायत देखी होगी। ठीक, तो कह रहे विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एंड द प्रिंट मीडिया गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज, नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज का मतलब एनजीओज वगैरह, ठीक, कह रहा है हैव टेकन वेरियस स्टेप टू क्रिएट अवेयरनेस among the people about reproduction related aspects. Parents, other close relative, teachers, friends also have a major role in the dissemination of the above information. कह रहा है introduction of the sex education in school also be encouraged to provide right information to the young so as to discourage child from believing in myths and having misconception about sex related aspects. और इसमें हम क्या समझाए है तो है आगे कह रहा है प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हम लोग आपके ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ के आए हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है, एडोलेसेंस रिलेटेड चेंजेस जो हमने प्यूबर्टी के बाद चेंजेस पढ़े, ठीक, सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड diseases, AIDS, etc. would help people, especially those in the adolescent age group, to lead a reproductively healthy life. अब देखो STD के आगे क्या लिखा हुआ है, AIDS. आज के टाइम पे मोस्ट कॉमन डिजीज हो गई है STD से क्या, AIDS. और AIDS एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई भी इलाज नहीं है, बात समझ में आई। और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, कैसा इन्फेक्शन है, सेक्सुअली, नॉर्मल भी होता है लेकिन इसका एक आपका रूट क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन, बात समझ में आ गई। आगे एजुकेटिंग पीपल स्पेशली फर्टाइल कपल्स एंड दोज इन मैरिजेबल एज ग्रुप अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस। पहले उसने एडोलेसेंट एज के बारे में बात करी कि उनको एसटीडीज के बारे में बताना है, ये सारी चीज़ों के बारे में बताना है। दूसरा कपल्स के बारे में बात कर रहा है जिनकी शादी हो चुकी है, तो उनको क्या समझाना है, बर्थ कंट्रोल ऑप्शन, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, पोस्ट नेटल केयर ऑफ द मदर एंड द चाइल्ड, मतलब प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चा पैदा हो जाता है तो मदर की कैसे केयर करनी चाहिए, बच्चे की कैसे केयर करनी चाहिए, एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर द मेल एंड द फीमेल चाइल्ड, वुड एड्रेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रिंगिंग अप द सोशली कॉन्शियस हेल्दी फैमिलीज ऑफ डिजायर्ड साइज, ठीक, awareness of problem due to uncontrolled population growth, social evils like sex abuse and sex related crimes need to be created to enable people to think and take up necessary steps to prevent them and thereby build up a socially responsible and healthy society. अब यहाँ पे देखो, यहाँ से जो important paragraph है वो यहाँ से start होता है। Successful implementation of various action plan to attain reproductive health requires a strong infrastructural facilities, professional expertise and material support. These are essential to provide medical assistance and care to people in reproduction related problems like pregnancy, मतलब pregnancy is a प्रॉब्लम, रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम है, डिलीवरी, एसटीडी, एबॉर्शन, कंट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स एंड इनफर्टिलिटी। तो रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मेरा चल रहा है क्या, अरे सिरी बात, हे सिरी तो बोला मैंने, खुद ही स्टार्ट हो गई। चलो इधर देखो, अगर बात करी जाए रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स की, रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम में सबसे पहला क्या है, प्रेगनेंसी, 9 महीने की दिक्कत, ठीक, उसके बाद डिलीवरी, जिंदगी भर की दिक्कत, उसके बाद एसटीडी, अगर क्यूरेबल है तो कुछ टाइम की दिक्कत, और अगर नॉन क्यूरेबल है
तो जिंदगी की दिक्कत नहीं, जिंदगी गई इधर। फिर उसके बाद एबॉर्शन। अब एबॉर्शन के भी दो केस हैं, इंड्यूस्ड एबॉर्शन जो एमटीपी में कराया जाता है, जानबूझ के बच्चे को अबॉर्ट कराना, या मिसकैरेज हो जाना, वो भी एक टाइप का क्या है, एबॉर्शन है, लेकिन वो नेचुरल एबॉर्शन है, वो नेचुरल की वजह से हो रहा है, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। उसके बाद क्या लिख रहा है, कंट्रासेप्शन। कंट्रासेप्शन किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, बर्थ कंट्रोल मेथड है, क्या है, बर्थ कंट्रोल मेथड। इसके अलावा क्यों, कंट्रासेप्शन ने अगर काम नहीं किया तो, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, देखो इस चैप्टर में हमसे क्वेश्चन ना पूछना, बस पूछोगे, पूछ के दिखाओ। अच्छा, इसके अलावा क्या कह रहा है, इनफर्टिलिटी। तो रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम कितनी है, 7। पहला प्रेगनेंसी, डिलीवरी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, एबॉर्शन, कंट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम और कंट्रासेप्शन भी अगर पूछा जाए कि किस तरीके से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो एक होता है आपका रिवर्सिबल, एक होता है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में चांसेस होते हैं दोबारा फर्टाइल होने के, लेकिन इरिवर्सिबल में चांसेस नहीं होते, तो वो एक तरह की दिक्कत ही तो हुई। आगे अब देखो, implementation of better techniques and new strategies from time to time are also required to provide more efficient care and assistance to people. अब यहाँ से देखना ध्यान से, कह रहा है statutory ban on amniocentesis for sex determination to legally check increasing menace of female foeticide, massive child immunization etc. are some programs that merit function in this connection. अमीनोसेंटोसिस अभी भी होती है। अमीनोसेंटोसिस का काम क्या है, अमीनोसेंटोसिस का काम है कि जो ग्रोइंग फीटस है मदर की वॉर्म के अंदर, उसके अंदर हमें जेनेटिक डिसऑर्डर को पता करना है। किसको पता करना है, जेनेटिक डिसऑर्डर कितने टाइप के, बहुत सारे होते हैं। हाँ बताओ बताओ। जैसे एक्स और वाई का हो गया, अच्छा, उसका हो गया, हाँ दवाइयाँ होती है अलग अलग। अरे पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, बतिया रहा है पीछे बैठ के। अब इधर देखो, कुछ कह रहे हो, कहना नहीं, बुद्धि खराब है अभी तुम लोग के ऊपर, मारेंगे बहुत। अमीनोसेंटोसिस, अमीनोसेंटोसिस का मतलब क्या होता है, चेकिंग ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। अब अगर बात करी जाए एमनियोटिक फ्लूइड की, तो एमनियोटिक फ्लूइड में क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स ऑफ द फीटस। क्रोमोसोम्स ऑफ फीटस। तो अमीनोसेंटोसिस का इस्तेमाल किस में किया जाता है, तो अमीनोसेंटोसिस का यूज क्या है, चेकिंग ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, चेकिंग ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, कि जो बच्चा पैदा होने वाला है क्या उसके अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, मतलब उसके सर्वाइबिलिटी के चांसेस हैं कि नहीं है। अब देखो जरा ध्यान से, कह रहा है दिस प्रोसीजर इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर सच एज डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया एक्सेट्रा डिटरमाइन द सर्वाइबिलिटी ऑफ द। तो इसका यूज क्या है, चेकिंग ऑफ जेनेटिक।
दो तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, या फिर तो मेंडेलियन, मेंडेलियन का मतलब क्या है, जो पेरेंट्स से प्रोजेनी के अंदर आ रहे हैं। उठो तीनों पीछे से, जल्दी उठो 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 जल्दी, खसको बेटा अंदर। इधर बैठो, इधर बैठो, तुम इधर बैठो। उठो वहां से पार्थ, उठो। अगर यहाँ बात हुई, हम क्या कह रहे हैं, अगर बात हुई तो ये देख रहे हो, ये इसी में सर लड़ा देंगे। तो कितने तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर, मेंडेलियन और एक होता है क्रोमोसोमल। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो होता है वो केवल और केवल प्रोजेनी के क्रोमोसोम डिफेक्ट की वजह से होता है, कि उसके किसी क्रोमोसोम में क्या आ जाए, डिफेक्ट आ जाए, या क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाए, घट जाए। बात समझ में आई? और जो पेरेंट्स से प्रोजेनी में जा रहा है, जो हर जनरेशन में पास और हो रहा है या फिर कुछ जनरेशन में पास होके जा रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है, मेंडेलियन। मेंडेलियन डिसऑर्डर में आपके क्या है, उसने एग्जाम्पल दो लिखे हैं। एक लिखा है हीमोफीलिया और दूसरा लिखा है सिकल सेल एनीमिया। और एक लिखा है उसने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जिसका नाम है डाउन सिंड्रोम। हीमोफीलिया क्या है, क्लॉटिंग डिसऑर्डर क्रिएट करता है। ऐसे इंसान के अंदर क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, क्योंकि जो क्लॉटिंग आपका मैकेनिज्म है वो क्या हो जाता है, रप्चर हो जाता है। वहां पे प्रोटीन्स नहीं प्रेजेंट होते हैं क्लॉटिंग करने के लिए। तो अगर किसी के स्मॉल कट भी लगा है तो वो हैवी ब्लीडिंग में चेंज। बात समझ में आई? सिकल सेल एनीमिया की अगर बात करी जाए तो हमारी आरबीसी का नॉर्मल शेप क्या है, बाइकॉनकेव। ये बाइकॉनकेव नहीं रहता है, ये कैसा हो जाता है, सिकल, हंसिए की तरह। अब रिस्पायरेटरी सरफेस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। रिस्पायरेटरी सरफेस क्या हो जाता है, और रिस्पायरेटरी सरफेस का कम होना मतलब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी। बात समझ में आई? लेकिन इसका एक फायदा भी होता है कि मलेरिया नहीं होता। ठीक, मलेरिया इसलिए नहीं होता क्योंकि मलेरिया को चाहिए बड़ी आरबीसी उसको तोड़ने के लिए, वो आरबीसी उसको मिलती नहीं है, अपने गैमेट बनाने के लिए सरफेस मिलता ही नहीं है, तो वो इसको तोड़ ही नहीं पाता है। ठीक, तो ये हो गए तुम्हारे दो। ये क्या है, क्लॉटिंग, क्लॉटिंग से रिलेटेड है। और इसमें ब्लड की जो क्वालिटी है वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। बात समझ में आ गई? डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, मंगोल बच्चा पैदा होता है। देखा है ना, एकदम मुंह चिपटा रहता है, आंख बाहर की तरफ होगी, जीभ निकली रहेगी। अरे अभी आमिर खान की एक मूवी नहीं आई थी सितारे जमीन पे, तो वो डाउन सिंड्रोम के बच्चे थे, जितने उन्होंने इस्तेमाल किए थे वो सब क्या थे, डाउन सिंड्रोम वाले। बात समझ में आई? एकदम चपटा मुंह होता है, आंखें बाहर की तरफ, मुंह खुला रहता है, फरोड टंग, पार्शियली ओपन माउथ। पार्शियली ओपन माउथ मतलब हर समय मुंह खुला रहेगा। फरोड टंग का मतलब है कि जीभ में बहुत सारे कट्स वगैरह ऐसे बने रहेंगे। पाम क्रीज, जैसे हम लोग के में नॉर्मल ऐसे लाइंस दिखाई देती हैं, उनके में क्रीजेस दिखाई देती हैं, नॉर्मल लाइंस प्रेजेंट, तो उनके भी सर्वाइबिलिटी के चांसेस ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई? लेकिन अगर पूछा जाए, ये तो इसका यूज हो गया कि बच्चे के अंदर ये देख लेते हैं, अगर सर्वाइबिलिटी के चांसेस हैं तो ठीक है, नहीं है तो मदर को बता दिया जाता है ये बच्चे के सर्वाइबिलिटी के चांसेस नहीं हैं। अब आपके ऊपर है कि आप बच्चा पैदा करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। बात समझ में आई? अब इसका मिसयूज क्या है?
तो इसका मिसयूज एक्चुअल में अभी भी कई सारी फॉरेन कंट्रीज में इसका यूज ही है सेक्स डिटर्मिनेशन, लेकिन इंडिया में इसका मिसयूज क्या है? सेक्स डिटर्मिनेशन फॉर फीमेल फोर्टिसाइड, फॉर फीमेल फोर्टिसाइड। लोग क्या करते थे, अब देखो एमनियोटिक फ्लूइड है, हमने क्या बोला, क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम है तो ये भी तो पता चल जाएगा कि एक्स वाई है कि एक्स एक्स है। अगर एक्स वाई होगा तो क्या होगा, मेल, और अगर एक्स एक्स है तो क्या होगी, फीमेल। और फीमेल चाइल्ड होती थी तो उसको पेट में ही मार दिया जाता था। बात समझ में आई? तो उसको क्या बोला जाता है, फीमेल 40। फीमेल के फीटस को मारना क्या कहलाता है, फीमेल 40। तो इसका यूज क्या था, जेनेटिक डिसऑर्डर को पता करना। अदर कंट्रीज में इसका यूज सेक्स डिटर्मिनेशन भी है, लेकिन इंडिया में इसका मिसयूज क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन फॉर फीमेल। बात समझ में आ गई? लिखो। तो अमीनोसेंटोसिस के ऊपर क्या लगाया गया, बैन लगाया गया। बैन पूरे अमीनोसेंटोसिस की प्रोसेस पे नहीं लगाया गया, बैन ऑन अमीनोसेंटोसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। मतलब अमीनोसेंटोसिस की मदद से आप सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते। हाँ, क्या कर दे, ज्यादा ऊपर चला गया, क्या हुआ, पहले लिखो। श्रेया तुमने लेक्चर्स देखे थे, एक बार वो तो देख लेते हैं। तो अभी तुम क्लास के बाद आ जाना, अभी हम थोड़ा जल्दी क्लास छोड़ देंगे। कितना टाइम हो गया, 8:30 पे हम छोड़ देंगे। सर तो 45 पे आते, अरे सॉरी, मतलब 6:30 पे। सर तो 6:45 तक आएंगे, करा देंगे उतनी देर में, फिर नेक्स्ट वाले में आ जाना, ऐसे करा देंगे। अरे उसका टेस्ट है कल स्कूल में।
हो गया बेटा, लिख लिया सबने? अब देखो आगे, इतनी बात क्लियर हो गई। तो अगर पूछा जाए क्या पूरे अमीनोसेंटोसिस पे बैन है? नहीं, अमीनोसेंटोसिस से सेक्स डिटर्मिनेशन आप इंडिया में नहीं कर सकते। अभी भी लीगल तौर पे होता है, लेकिन लीगल तौर पे आप सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते। हाँ, इंडिया के बाहर तो अभी भी होता है, तो तुम क्या बाहर जाकर कराओगे? अब देखो, कह रहा है इन amniocentesis some of the amniotic fluid of the developing fetus is taken to analyze the fetal cell and dissolved substances. ठीक, this procedure is used to test for the presence of certain genetic disorders such as Down syndrome, hemophilia, sickle cell anemia to determine the survivability of the, तो ये इसका यूज है, लेकिन इसका मिसयूज क्या है? फीमेल फर्टिलिटी। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? आगे देखो, research on various reproduction related areas are encouraged and supported by the governmental and non-governmental agencies to find out new method and to improve upon the existing one. Do you know that Saheli, a new oral contraceptive for the female, was developed by the scientists at Central Drug Research Institute CDRI in Lucknow, UP, India. ठीक, अब देखो सहेली, पॉइंट हम सारे यहीं पे लिखवा दे रहे हैं अगर सहेली की बात आ गई है। ये क्या है? एक ओरल कंट्रासेप्टिव पिल है। क्या है ये? ओरल कंट्रासेप्टिव पिल फॉर फीमेल। मेल के लिए कोई पिल्स नहीं होती, पिल्स फॉर, कहां पे बनाई गई थी? CDRI लखनऊ। ठीक, इसके अलावा अभी देखो पॉइंट सारे एक साथ लिखो, जब आएगा ओरल कंट्रासेप्टिव तब उसमें हम समझाएंगे। इसको बोला जाता है वंस अ वीक पिल, वंस अ वीक पिल, एक हफ्ते में केवल एक बार। ठीक, उसके अलावा बेटा इसका जो कॉम्पोजिशन होता है वो होता है नॉन स्टेरॉइडल कॉम्पोजिशन। नॉन स्टेरॉइडल मतलब इस पिल को बनाने के लिए, इस ओरल कंट्रासेप्टिव पिल को बनाने के लिए स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल, जैसे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इन सब का इस्तेमाल नहीं किया गया। ठीक, ये सारे पॉइंट एक साथ लिख लो, जब कंट्रासेप्शन पढ़ेंगे तो एक बार आपको रिकॉल हो जाएगा। तबीयत ठीक है? हाँ, किसे फोन कराया था? मम्मी थी, इधर देखो, मम्मी थी। देखो, इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे अगर ये चैप्टर से एक क्वेश्चन आना तय है, वो एक से दो क्वेश्चन भी हो सकता है, लेकिन ये तय है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, और कभी कभार तो ऐसा होता है कि 3-4 टॉपिक्स को मिक्स करके क्या करता है कि स्टेटमेंट वाइज पूरा मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन बना देता है। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके आईयूडीज, मतलब कंट्रासेप्शन मेथड। कंट्रासेप्टिव मेथड तुम्हारे जितने भी हैं उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आईयूडी, उसके बाद एमटीपी, एसटीडी और एआरटी, इनफर्टिलिटी वाला केस। ये 4 टॉपिक इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उसमें भी समझने वाला, लिटरली समझने वाला जो टॉपिक है वो एआरटी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज फॉर इनफर्टिलिटी। Better awareness about the sex-related matters, increased number of medically assisted deliveries and better postnatal care leading to decreased maternal and infant mortality rates. Increased number of couples with small families, better detection and cure of STDs, and overall increased medical facilities for all sex-related problems etc. all indicate improved reproductive health of the society. आज केवल